सभी को नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा सात के लिए। कक्षा सात के लिए पहला चैप्टर जो है वो पोषण, पौधों में पोषण कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें हमको पढ़ना है खाना क्या है, पोषण क्या है, पौधों में किस तरीके के पोषण होते हैं, कितने तरीके के पोषण होते हैं। उसमें स्वपोषी है, ठीक है, परपोषी या फिर अतिपोषी उसी को बोलते हैं। और अलग अलग प्रकार क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से भोजन बनते हैं और कैसे बनते हैं वो देखेंगे। पूर्ण परजीवी क्या होते हैं, आंशिक परजीवी क्या होते हैं, कीटभक्षी क्या होते हैं, या फिर मृतोपजीवी क्या होते हैं, या फिर सहजीवन क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो पौधों में पोषण। तो खाना क्या है, खाना या फिर भोजन। भोजन कोई कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे कोई भी जीव पोषण समर समर्थन प्रदान करने के लिए ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम जो खा रहे हैं, ठीक है, उससे अपने को क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, उससे क्या मिल रहा है, पोषक तत्व अपने को मिल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है, खाना कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ अगर आप खा रहे हैं, उसमें कोई, जैसे हम प्लास्टिक खा रहे हैं, रबर खा रहे हैं, ठीक है, लकड़ी खा रहे हैं, उसमें कोई भी पोषण नहीं है, कोई भी पोषक तत्व नहीं है, तो वो भोजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं जिसमें क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए, या फिर पोषण समर्थन अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाएगा, वो खाना कहलाएगा। अब पोषण क्या है, ठीक है, भोजन को लेने का तरीका। ठीक है, जिस तरीके से हम भोजन लेते हैं वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो पोषण वह तरीका है जिसके द्वारा कोई जीव खाना ग्रहण करता है और उसका शरीर में उपयोग करता है। ठीक है, भोजन लेना और उसको शरीर में उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, जिस तरीके से रहते हैं तरीके को। ओके, खाना सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, रफेज, ठीक है, और पानी होता है। ठीक है, कुछ भी हम खा रहे हैं तो जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जो 7 घटक होते हैं, ठीक है, जो 7 घटक होते हैं वो होते हैं उसमें। कोई भी तुम फूड खाओगे तो उसमें क्या होगा, 7 घटक में से कोई एक घटक होगा ही होगा। ठीक है, जब तक उसमें एक घटक नहीं होगा फिर वो भोजन नहीं कहलाएगा, वो पोषण नहीं कहलाएगा। ओके, इसको भोजन के घटक या पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, मैंने वही कहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या है, पोषक तत्व हैं। ठीक है, या फिर भोजन के घटक है, 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड या फिर 7 न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आवश्यक है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, तो अपने को जो कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है उससे क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, तो अपने को बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, रफेज क्या करता है, तो ये प्रॉपर जो डाइजेशन हो, सही तरीके से डाइजेशन हो, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो अधपचा भोजन है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, पानी क्या करता है, हमारे बॉडी में तरलता प्रदान करता है। ओके, ये पोषक तत्व जीवों के लिए अपने शरीर का निर्माण, ठीक है, जो मैंने प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, तो सेल फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, जो कहीं पे टूट फूट गया उसके निर्माण में मदद करता है, या फिर सेल के निर्माण में, कोशिका के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, बढ़ने, शरीर के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने और जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन प्रक्रिया मतलब लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो पौधों में जो पोषण है वो 2 तरीके के हैं। पहला कौन सा है, पौधों में जो पोषण है वो 2 तरीके के हैं। पहला है स्वपोषी, दूसरा है अतिपोषी। स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड अतिपोषी मीन्स, या फिर परपोषी मीन्स, अतिपोषी की परपोषी बोलते हैं, अतिपोषी मीन्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी में क्या होता है भाई, स्वपोषी, स्व मीन्स पहले से क्या है, ज्ञात है अपने को, स्व मीन्स अपने आप। ठीक है, स्व मीन्स अपने आप। तो वैसा प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, पौधे या फिर कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, अपना पोषण स्वयं कर सकता है। ठीक है, स्व, ऑटो मीन्स स्व, ठीक है, ट्रोफोस मीन्स पोषण।
तो स्वपोषण खुद से कर सकता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव स्वयं सरल पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसे स्वपोषी भोजन का तरीका कहा जाता है। इन जीवों मूलतः कौन होते हैं? हरे पौधे को स्वपोषी या फिर उत्पादक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है या फिर उत्पादक प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, जो जीव स्वपोषी पोषण का तरीके का पालन करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। वैसे जीव जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर स्वपोषण को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, पालन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं, या फिर उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कहा जाता है। ओके, स्वपोषण के तरीके को आगे दो भागों में बांटा गया है। एक है फोटो स्वपोषी, फोटो मीन्स प्रकाश, फोटो मीन्स लाइट, और दूसरा क्या है? रासायनिक स्वपोषी। ठीक है, फोटो मीन्स किसका यूज़ करके बनेगा, भोजन किसका यूज़ करके बनेगा? तो लाइट का यूज़ करके बनाएगा। ठीक है, और ये किसका होगा? इस रासायनिक में क्या होगा? रसायन से वो अपना जो आजू बाजू में उसके केमिकल्स होंगे उससे क्या ले लेगा? भोजन ले लेगा। ठीक है, अपना जो न्यूट्रिएंट है वो ऑब्जर्व कर लेगा। फोटो स्वपोषी, इस तरीके में जीव मुख्य रूप से पौधे सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके पोषण प्राप्त करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही हो, फोटो मीन्स लाइट, तो कोई भी लाइट होगा। जैसे हमारा जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो इस बल्ब के लाइट से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, फोटो जो सिंथेसिस है वो होगी, लेकिन जो रेट रहेगा, मतलब कि जो सनलाइट में होगा और यहाँ पे होगा, उसमें बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, सनलाइट में बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा फूड का, और ये वाले लाइट में बहुत कम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन मतलब उत्पादन दोनों जगह होगा, फोटोसिंथेसिस दोनों जगह होगा। ओके, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में क्या है? हरे पौधे हैं, साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, या फिर बहुत सारे फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन मीन्स, फाइटो मीन्स प्लांट्स होते हैं, सॉरी, फाइटो प्लैंक्टन मीन्स जो वाटर बॉडीज में रहते हैं प्लांट्स, वो होते हैं। रासायनिक स्वपोषी, इस तरीके में जीव अपने आसपास, ठीक है, मैंने बोला था अपने आसपास मौजूद रसायनों से पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण क्या है? सल्फर, पल्पर, बैक्टीरिया। मैंने दोनों का डायग्राम नीचे लगा के रखा है, तो उसको हम देखेंगे आगे। ओके, अति पोषण, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोज मीन्स अन्य, हेटेरोज मीन्स अन्य, दूसरे, वहाँ स्व मीन्स खुद से था, अन्य मीन्स दूसरों। ठीक है, तो अपने पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर रहेंगे। पहला, चलो इसका देखते हैं। वह पोषण का तरीका जिसमें जीव स्वपोषियों या फिर उत्पादकों पर अपने खाद्य आवश्यकताओं के लिए सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, उसे अतिपोषण का तरीका कहा जाता है। इन जीवों को अतिपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि हम इंसान हैं या फिर हम जो जानवर हैं सारे, तो हम अपना भोजन पकाते, मतलब हम बनाते नहीं हैं। हम जो किचन में करते हैं वो क्या करते हैं? उसको पकाते हैं। ठीक है, उसको हम कुक करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? कुक करते हैं। हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? कुक करते हैं, हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो पकाते नहीं, वो बनाते हैं। या फिर दूसरा ये, इस तरीके से आप समझिए कि ग्रीन प्लांट्स है क्यों? तो उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट या फिर ग्रीन कलर का एक प्रकार का ग्रीन कलर का ही पिगमेंट है। ठीक है, वो जहाँ भी होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, क्लोरोफिल करता क्या है? तो क्लोरोफिल ना सनलाइट से जो आती है, सनलाइट से जो प्रकाश आती है, ठीक है, सूर्य से जो प्रकाश आती है, उसको पकड़ लेता है। ठीक है, उसको ट्रैप कर लेता है, और जैसे सनलाइट ट्रैप होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रूट से पानी है। इसको हम आगे देखेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्लोरोफिल जहाँ भी होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। ओके, उसमें पकड़ने की क्षमता होती है। नाउ प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं? भोजन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसमें चार चीज़ें आवश्यक हैं। चार चीज़ें आवश्यक हैं। एक क्या है? क्लोरोफिल है। एक क्या है? क्लोरोफिल है। दूसरा क्या है? इसके साथ क्या आएगा? सनलाइट होना चाहिए। सनलाइट नहीं, कोई भी लाइट चलेगी, लेकिन सनलाइट हम प्रेफर करते हैं। सनलाइट होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, तो H2O वाटर होगा और CO2 होगा, ठीक है। और इन सबको मिला के क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट मीन्स सिंपलेस्ट अगर ले तो हम ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है, C6H12O6। चलो C6H12O6। तो को भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो ये भोजन बनता कहाँ पे है, तो ये भोजन बनता कहाँ है, तो पत्तियों में बनता है। ये भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों को क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है या फिर खाद्य कारखाना बोला जाता है, ठीक है, खाद्य कारखाना बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल होता है, वहीं पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जो ग्रीन पिगमेंट हम बोल रहे हैं, हरा लवक जो हम बोल रहे हैं, ग्रीन पिगमेंट्स हरा लवक, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट बोल रहे हैं, वो कहाँ पे होता है, तो पत्तियों में होता है। तो जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, वहीं पे सनलाइट कैप्चर होगा, और जहाँ सनलाइट कैप्चर होगा वहीं पे क्या होगा, तो भोजन बनने की प्रक्रिया संभव होगी। इसलिए सभी कच्चे माल, मतलब कच्चे माल मतलब जो वाटर एंड मिनरल्स है, ठीक है, वो, और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कच्चे माल कहे जाते हैं। पत्ते तक पहुंचाना चाहिए या फिर पहुंचाना जरूरी है। मिट्टी में उपस्थित पानी और खनिज जड़ों द्वारा, कैसे मिट्टी से पानी जाएगा, वो किसके द्वारा जाएगा, जड़ों द्वारा जाएगा, ठीक है। पानी और खनिज लेके जाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, तो रूट्स ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको जाइलम को देगा, तो वो पत्तों तक लेके जाएगा। जाइलम क्या, वो हम आगे देखेंगे। अवशोषित किए जाते हैं और पत्तों तक पहुंचाए जाते हैं। वायुमंडल से क्या ले जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। पत्तों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है, पत्तों पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आदान प्रदान होता है किसका, अलग अलग गैसों का, ठीक है। ये छिद्र गार्ड कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि स्टोमाटा किससे घिरा होता है, गार्ड सेल से। गार्ड सेल का काम क्या है, तो स्टोमाटा को खोलना या फिर बंद करना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा को रेगुलेट करना। स्टोमाटा को कौन रेगुलेट करता है, तो गार्ड कोशिका है, ठीक है। गार्ड कोशिकाओं का क्या काम हो गया, गार्ड कोशिकाओं का काम क्या हो गया, कि स्टोमाटा खोलना और बंद करना, ठीक है। स्टोमाटा का काम क्या हो गया, तो एक्सचेंज ऑफ गैसों का आदान प्रदान करना। ये ऐसे छिद्र क्या कहलाते हैं, तो स्टोमाटा कहलाते हैं। स्टोमाटा गैसों के आदान प्रदान के लिए विशेषकृत होते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, स्पेशल उनका काम वही है। गार्ड कोशिका स्टोमाटा के खुलने बंद होने को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, मैं ये पहले बता चुका हूँ। अच्छा, वो होते कैसे हैं, तो वो ना इस तरीके, मैं इसका भी इमेज लगा के रखा हूँ आगे। ये गार्ड सेल्स होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, इस तरीके के गार्ड सेल्स होते हैं। और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, वो क्या कहलाते हैं, तो स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। यही अगर इस तरीके से चिपक जाए, तो ओपनिंग आपको न के बराबर दिखेगी। ये क्या हो गया, ओपनिंग न के बराबर है। ये क्लोज, इसको हम बोलते हैं बंद स्टोमेटा, इसको हम बोलते हैं खुला स्टोमेटा, ठीक है। ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। ओके। सो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने क्या देखा था, 4 मुख्य जरूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला क्या था, सनलाइट, और दूसरा क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का अगर परिभाषा हम देखें तो क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of chlorophyll and sunlight with the help of carbon dioxide and water, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से क्या बनाते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे मिल जाएगा, लीफ में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट्स से ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर इस तरीके से देखें, इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। और ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, तो यहाँ पे आएगा, कौन आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और फिर यहीं से जाएगा तो कौन जाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है पौधों के द्वारा, ठीक है। और सनलाइट तो हमारा आ ही जाएगा, सनलाइट हमारा क्या हो जाएगा, आ ही जाएगा। ओके। वाटर एंड मिनरल्स इस साइड से रूट्स से लीव्स तक पहुंच जाएगा। तो ये 4 चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो है, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो अपने को
सॉरी, अपने को लग क्या क्या रहा है, अपने को लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, फिर क्या लग रहा है, तो वाटर लग रहा है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, तो और अपने पास क्या होना चाहिए, तो और अपने पास होना चाहिए एक सनलाइट आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, तो सनलाइट को आप इस तरीके से डिनोट कर देंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल लिखेंगे, ठीक है, और बनेगा क्या, तो बनेगा अपने पास ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 C6H12 एंड O6, C6H12 एंड O6, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो रिलीज हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, ये मेन है, ठीक है, यही क्या है, मेन है, फिर उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस आप खुद से कर सकते हैं, बैलेंस में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बन के आ रहा है, और यहाँ पे जो जो चीज़ें लग रही हैं वो है, ठीक है, तो इधर पे जितना कार्बन है उधर भी उतना ही कार्बन होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ही ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड भी होना चाहिए, तो आप खुद से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं बैलेंस करने का एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू कीमोसिंथेसिस। कीमो में क्या है, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है, जो आजू बाजू में सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड से, उनसे क्या ले रहा है, वो अपना न्यूट्रिएंट ले लेता है। ओके, नाउ जो खाना पहुंचता है या फिर जो पानी पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है, हमारे तरह उनके उनके पास ब्लड तो है नहीं, हमारे पास उनके पास रक्त तो है नहीं कि हमने खाना खाया, पचाया, और रक्त की मदद से पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में वो फैला दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर हम सांस ले रहे हैं तो वो भी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो रक्त की मदद से जा रहा है। लेकिन क्या अभी आपने कभी पौधों में रक्त देखा है, खून देखा है, नहीं, ठीक है, वो उनमें नहीं होता है, तो उनमें जो मैंने बोला कि पानी रूट से वो लेके कहाँ तक जाती हैं, लीव्स तक जाती है, तो रूट्स जो होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो कहाँ तक होते हैं, मिट्टी के नीचे तक होते हैं, लेकिन उसके बाद तो तना आ जाता है, तो तना में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो पत्तियों तक लेके जाता है, या फिर पत्तियों में भोजन बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पत्तियों को ही सिर्फ आवश्यकता है भोजन की, जड़ को भी है, तना को भी है, ठीक है, तो फिर वहाँ भोजन जो बन रहा होता है ऊपर में, वो नीचे कैसे आता है, ठीक है, तो वो नीचे कैसे आता है वो हम देखते हैं भाई। तो दो चीज़ें होते हैं, एक क्या होता है, जाइलम होता है, एक क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, तो फ्लोएम, ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है, तो जाइलम जो वाहिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पानी, ठीक है, जो मैंने बोला रूट से, तो पानी और मिनरल्स, खनिज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम किसका है, तो जाइलम का है। वहीं पे फ्लोएम का काम क्या है, तो जो भी फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों में बना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में जो कुछ भी बना है, वहाँ से पूरे पौधे में जो लेके जाएगा, वो कौन लेके जाएगा, तो फ्लोएम लेके जाएगा। ओके, तो पानी और खनिजों को पत्तों में उन वाहिकाओं द्वारा ले जाया जाता है जो पत्तों में पाइप की तरह चलती हैं, ठीक है, इन वाहिकाओं को हम क्या बोलते हैं, जाइलम वाहिकाएं, वाहिकाएं बोला जाता है। वे वाहिकाएं जो पत्तों में तैयार भोजन को पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना, बीज तथा फलों तक लेके जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम वाहिकाएं बोलते हैं। पत्तों में एक हरा रंग द्रव्य होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्लोरोफिल पत्तों को सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है, इस कैद में, इस कैद की गई सौर ऊर्जा, ठीक है, जो कैप्चर किया गया है, वो सौर ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से भोजन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनाना, संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनाना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, चलो यहाँ दे के रखा है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश मीन्स प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश, फोटो मीन्स प्रकाश, ठीक है, फोटोसिंथेसिस आता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आएगा। संश्लेषण मीन्स एकत्र करना या फिर एक साथ रखना, ठीक है, टू पुट टुगेदर, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर, तो वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की रोशनी, रोशनी आएगा, सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं। तो भोजन प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे परिभाषा भी दिया हुआ है। ओके, चलो
नाउ प्रकाश वही वही है, यह पृथ्वी का एक अद्वितीय प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ, ये एकमात्र प्रक्रिया है पृथ्वी पर जिससे सारे जीवों को भोजन प्राप्त है, ठीक है। अगर हरे पौधे ना हो, अगर हरे पौधे भोजन ना बनाए तो बाकी जो अन्य जीव हैं सब उसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसी वही क्या है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। और प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस ना कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस ना कर पाएगा तो क्या होगा, अन्य जीवों को भी नहीं मिल पाएगा भोजन, ठीक है। तो यह कैसा एक कैसा प्रक्रिया है, अद्वितीय प्रक्रिया है। सूर्य सभी सूर्य सभी जीवों के लिए क्या है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अंतिम मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर अगर सूर्य ना हो, सूर्य ना हो तो क्या होगा, जो क्लोरोफिल है, ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो सूर्य की ऊर्जा को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल रहेगा फिर भी सूर्य की ऊर्जा नहीं रहेगा तो वो पकड़ नहीं पाएगा। और एक बार क्लोरोफिल जब, क्यों होता क्या है ना, फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। तो सूर्य ही नहीं रहेगा तो फिर ऊर्जा कहाँ से बनेगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्टीमेट सोर्स या फिर अंतिम अंतिम या फिर अंतरिम स्रोत बोला जाता है, ठीक है। चलो, नाउ प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में न केवल भोजन मिलता है, उसके अलावा भी क्या क्या मिलता है, तो हमने देखा है ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में न केवल हमें भोजन प्राप्त होता है बल्कि ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, ठीक है, जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन का कोई सांस नहीं ले सकता। अच्छा, ऑक्सीजन जरूरी क्यों है, सांस लेने के लिए जरूरी है, ठीक है। सांस लेने में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका होता क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो फूड हमारा है, जो हमारा फूड है, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। सांस लेना नहीं बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। सांस लेना अलग है, सांस लेना मीन्स सिर्फ सांस लेना और छोड़ देना, ठीक है, हवा लेना और हवा छोड़ देना, वो सांस लेना है। लेकिन श्वसन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उससे हम अपने फूड को तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका उपयोग करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी के लिए, उससे एनर्जी प्रोडक्शन करना, उसके वो क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। हम श्वसन वाले में चैप्टर में देखेंगे इसको अच्छे से, ओके। तो ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण न केवल हमें भोजन देता है बल्कि ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। ये तो 2 बार हो गया, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, अच्छा 2 बार ही हो गया। हरे रंग के अलावा अन्य पत्तों में भी, हाँ आपने देखा होगा जब छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, जब मतलब 2 दिन 4 दिन ऐसा होता है, लगा हुआ होता है, ठीक है, जब वो एकदम से शुरुआती दौर में होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपको भूरे कलर के पत्ते दिखते हैं, ठीक है, या फिर थोड़े से लाल टाइप के कलर दिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि वो लाल हैं या फिर भूरे दिख रहे हैं, तो उनमें ग्रीन जो पिगमेंट है वो नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है। उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो भूरा कलर है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, भूरा कलर है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर जो होता है वो नहीं दिख पाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रीन कलर है नहीं, उसमें भी ग्रीन कलर है और उससे भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। हरे रंग के अलावा अन्य पत्तों में भी क्लोरोफिल होते हैं। इन पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लाल, भूरे या फिर अन्य रंग द्रव्यों की बड़ी संख्या, मतलब संख्या ज़्यादा हो जाती है, बड़ी संख्या बड़ी मात्रा में हरे रंग को छुपा देती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इन पौधों में भी होता है, ठीक है, तो उनमें भी होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाल पिगमेंट हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर ढक जाता है और कोई वजह नहीं है। पौधों में या स्थिर जल निकायों में पिचपिचे हरे धब्बे, चिपचिपे हरे धब्बे आमतौर पर क्या क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। नमक जीवों की वृद्धि से बनते हैं, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है और उन्हें हरा रंग देता है। ये भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो जो शैवाल है, ठीक है, जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे मिल जाते हैं, आप देखिएगा पानी में, जब पानी जमा रहता है ना तो उसमें क्या हो जाता है, हरे हरे चिपचिपे पदार्थ, उसको उठा के आप देखिएगा तो ऐसा लटलटा सा चिपचिपा सा होगा, ठीक है, वो हरा होता है। तो मैंने पहले बोल रखा है, जहाँ हरा होगा वहाँ पे अगर सूर्य की प्रकाश मिल रही है, पानी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, भोजन तैयार हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो वो क्या है, हरे हैं कलर में, ठीक है, और पानी में तैर रहे हैं, कहाँ पे है, जल निकाय में है, पानी में तैर रहे हैं तो वो पानी मिल ही गया,
और कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको मिल ही जाएगा, तो वो भोजन बना लेते हैं। नाउ गार्ड सेल्स हमने देखा था, तो ये हमारा क्या है, गार्ड सेल है। देखो ये मैंने बना के बताया था ना, ये वाला मैंने बना के बताया था, ठीक है। तो ये हमारा गार्ड सेल है, और ये हमारा जो स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये अभी स्टोमेटा ओपन है, ये हमारा स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। ये नीचे मैंने लिख के भी रखा है, स्टोमेटा क्लोज एंड स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। और इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। ओके, नाउ जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं, तो जाइलम क्या करता है, हमने देख रखा है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही दिशा में होगा, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा। नीचे से ऊपर ही क्यों जाएगा, क्योंकि नीचे पानी और खनिज है, उसकी ज़रूरत कहाँ पे है, भोजन बनाने के लिए। तो भोजन कहाँ बनता है, तो सबसे ऊपर में कहाँ पे, पत्तियों में बनता है। ओके, तो वो एक ही दिशा में जाएगा, दो दिशा में नहीं जाएगा। लेकिन फ्लोएम देखें तो जो फूड है, ठीक है, फूड है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है। वाटर के लिए क्या यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड यूज़ होता है, और फूड के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, तो ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज़ होता है। तो फूड का जो भोजन का जो होगा वो दोनों दिशा में होगा। भोजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, दोनों दिशा में होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे भी जाएगा, नीचे से ऊपर भी आएगा। नीचे से ऊपर क्यों आएगा, ऊपर सॉरी नीचे क्यों आएगा भाई, क्योंकि हो सकता है कि कोई मतलब कोई ऐसा डाली हो, कोई ऐसा ब्रांच हो, वहाँ पे क्या हो सकता है, लीव्स जो पत्तियों की संख्या है वो कम हो सकती है, तो क्या होगा, नीचे से या फिर ऊपर से उसको भोजन प्रदान किया जाएगा बाकियों पत्तियों द्वारा, ठीक है। चलो नाउ, और क्या क्या अभी तक हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस देखा। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मदद कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या कार्बोहाइड्रेट सफिशियंट है, क्या कार्बोहाइड्रेट जितना प्लांट्स की ज़रूरत है वो सब पूरा कर देगा, तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ पूरा नहीं कर पाएगा। प्रोटीन भी उसको चाहिए, चाहिए ना। तो प्रोटीन कैसे बनेगा भाई, वो हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट किस किस के द्वारा बनेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाएगा, CO2 जो ले रहा है उससे मिल जाएगा, और H2O जो ले रहा है, पानी जो ले रहा है, उससे मिल जाएगा। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से उसको मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से ले रहा है, वाटर जो ले रहा है रूट से, सॉइल से, उससे मिल जाएगा। लेकिन पौधों के संपूर्ण वृद्धि के लिए ये पर्याप्त नहीं है, पौधों की संपूर्ण वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इनका उपयोग भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन वसा संश्लेषण के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, तो वो कैसे बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनेगा, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और इसके संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वो कहाँ से मिलता है भाई, नाइट्रोजन तो हमारे पास वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 78% क्या है, गैसीय रूप में नाइट्रोजन हमारा है। लेकिन लेकिन जो पौधे हैं वो गैसियस फॉर्म को, गैसीय रूप में जो मौजूद वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको उपयोग सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पौधे इस रूप में अवशोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं कर सकते तो क्या चाहिए उसको भाई, नहीं कर सकते तो क्या चाहिए उसको, वाटर में सोल्युबल फॉर्म वाला नाइट्रोजन चाहिए। तो सोल्युबल फॉर्म वाला उसको नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो दो तरीके से मिलेगा। दो तरीके से कैसे कैसे मिलेगा, तो पहला क्या मिलेगा अपने को, ओह वेट, पहला पहला कैसे मिलेगा, तो कुछ एक छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं, कुछ एक कीट होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं, कीट होते हैं, उससे मिल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, उर्वरक जो किसान डालते हैं, फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्यूर्स जो किसान डालते हैं, उससे मिल जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोगी रूप, पानी में घुलनशील रूप, ठीक है, उपयोगी रूप या फिर पानी में घुलनशील रूप, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया क्या हो जाए, नाइट्रोजन सीधा सीधा नहीं घुलेगा तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमोनिया में। तो अमोनिया क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है, पानी में घुलनशील है वो, में परिवर्तित होते हैं और करते हैं, और इसे मिट्टी में छोड़ देते हैं। फिर पौधे इस नाइट्रोजन को पानी के साथ अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा मिल जाएगा उसको। दूसरा क्या है, उर्वरक किसान द्वारा उपयोग किया जाता है। इन तरीकों से पौधे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और फिर
पौधे प्रोटीन और विटामिन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एक डायग्राम मैंने लगा रखा है किसका, एक डायग्राम लगा रखा है किसका, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो राइजोबियम होता है। वो कहाँ पे होता है, तो पौधों के जड़ में होता है। पौधों के जड़ों में गांठ होती हैं, गांठों में होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर होते हैं वो किस में होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और मतलब नाइट्रोजन जहाँ डिफिशियंट होते हैं वहाँ पे ये पौधे उगते हैं। ये और भी दूसरे तरीके अपनाते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम उसकी मदद से ले लेता है, जो कहाँ पे रहता है, उसके रूट्स में रहते हैं, उसके जड़ों में रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, कुछ ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो वैसे पौधों को जो भोजन भोजन मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो हम देखते हैं। कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वे भोजन संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ये पौधे भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण कस्कूटा, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल में पत्ते और जड़ें नहीं होती। ठीक है, ना उसके पास जड़ होता है ना उसके पास पत्ते होते हैं। कस्कूटा में क्लोरोफिल पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। वे पूरी तरह से मेजबान पौधों पर निर्भर होते हैं। होस्ट बॉडी मतलब दूसरे प्लांट पे, दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। इन्हें पूर्ण परजीवी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण परजीवी, क्योंकि बिल्कुल भी क्लोरोफिल है ही नहीं। और बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब बिल्कुल भी भोजन वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, परजीवी पौधे कहा जाता है जो कि सॉरी किधर है, जिसे पौधों पर चढ़ना एक सेकेंड, जिस पौधे पे, अच्छा हाँ, जिस पौधे पे ये चढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजबान बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जिस पे ये चढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजबान पौधा बोलेंगे। इसमें पीले तार जैसी संरचनाएं होती हैं जो मेजबान पौधों के चारों ओर लिपट जाती हैं। ठीक है, इसके रूट्स में क्या होते हैं, पीले तार जैसे क्या होते हैं, संरचनाएं होती हैं। ठीक है, मैंने लगा रखा है इमेज में, देखिएगा अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये पीले पीले से दिख रहे हैं, पीले पीले से वो क्या हो जाता है, हस्टोरला होता है। हाँ देखो लिख के रखा है, चारों तरफ पे जाते हैं। यह विशेष चूसने वाली जड़ों जिन्हें हॉस्टोरियल कहा जाता है, हॉस्टोरियल रूट्स जो होते हैं, इनके जो जड़ें होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल बोलते हैं, की मदद से मेजबान के मूल्यवान पोषक तत्व को चूस लेते हैं। ठीक है, चलो, तो पीले कलर के क्या होंगे, संरचनाएं होंगे, और दूसरा क्या होगा, जो उनके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उसका नाम क्या, चूसने वाले होंगे। ठीक है, अवशोषित करने वाले होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, तो हॉस्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूर्ण परजीवी हो गया। ये क्या था, पूर्ण परजीवी। ये क्या था, पूर्ण परजीवी। एग्जाम्पल क्या था, कस्कूटा था, अमरबेल था। दूसरे भी कैसे होते हैं, तो आंशिक परजीवी होते हैं। आंशिक परजीवी में क्या होता है भाई, तो आंशिक परजीवी तो अपना भोजन बनाने में सक्षम तो होते हैं, लेकिन अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन पानी और खनिजों के लिए वो किसी दूसरे मेजबान पौधे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए पायजामा आम या फिर महुआ आदि जैसे पेड़ों पे उगते हैं। ठीक है, महुआ मतलब आप आम वगैरह पे देखिएगा ना, तो ये हमारा आम है, ये हमारा आम का बड़ा सा वृक्ष है। इस पे आप देखिएगा ना, ओह कहाँ भाग गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा आम है। इस पे आप देखिएगा तो इस तरीके से छोटे छोटे कहीं कहीं पे धब्बे धब्बे से दिखते हैं। ठीक है, वो धब्बे धब्बे से जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक परजीवी। ठीक है, वो क्या होते हैं, आंशिक परजीवी होते हैं। या फिर उनके लीव्स वगैरह में भी देखिएगा तो वहाँ पे ये धब्बे धब्बे से दिख जाएंगे। वो धब्बे धब्बे से क्या होते हैं, आंशिक परजीवी पौधे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ओके, चलो, वो क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लेते हैं, तो जिस पौधे पे वो रहते हैं उस पौधे से वो पानी लेते हैं। ठीक है, चलो, अब कीट भक्षी। ठीक है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, सॉरी कस्कूटा देखिएगा, तो ये हमारा क्या है, होस्ट प्लांट है। ये जो ग्रीन वाला है वो होस्ट प्लांट है, और ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, पीले कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, तो कस्कूटा। ठीक है, कस्कूटा के रूट्स हैं उस तरीके से लिपटे हुए हैं पूरे प्लांट में। ओके, नाउ कीट भक्षी पौधे। ठीक है, कीट भक्षी पौधे क्या करेंगे, कीट खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। अच्छा, ये कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं, क्योंकि इनमें ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो ये जहाँ पे उगते हैं ना, सॉरी,
ये जहाँ पे उगते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ की मिट्टी में, ठीक है। तो नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति के लिए क्या करते हैं, तो कीड़े मकोड़े को खा के अपने अपने भोजन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े खा के अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। ओके, चलो। तो कीट भक्षी पौधे, कीट खाने वाले पौधे कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। या फिर कीट खाने वाले पौधों को कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे कीटों से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण पिचर प्लांट और वीनस ट्रैप, पिचर प्लांट है और वीनस ट्रैप है, ठीक है। दोनों का डायग्राम मैंने लगा कर रखा है, वो हम देखेंगे। तो पिचर प्लांट क्या करता है भाई, उसके जो पत्ते हैं वो पिचर घड़े के आकार में बदल जाते हैं, ठीक है, या जग के समान, जग घड़ा जग के समान संरचना में बदल दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके जो लीव्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो पिचर के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ते के शीर्ष पर एक ढक्कन बनता है, ठीक है, ढक्कन होता है, लीड उसको बोलते हैं, जो पिचर के मुंह को खोल और बंद कर सकता है, ठीक है। जैसे वो कोई कीड़ा आके बैठेगा वो बंद कर देगा, ठीक है, फिर खोल देगा, फिर कोई कीड़ा आएगा बंद कर देगा, और वो कलरफुल होता है, ठीक है, वो कलरफुल होता है, जिससे क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं, ठीक है। पिक्चर के अंदर नीचे की ओर निर्देशित बाल होते हैं, ठीक है, नीचे ऐसे झुका हुआ होता है, ताकि अगर इस साइड से आना चाहे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। कीट एक बार अंदर चला गया, वो ऊपर आएगा तो नीचे के मुंह किए हुए क्या है, नीचे की ओर, नीचे के डायरेक्शन के किए हुए क्या है, बाल होते हैं, ठीक है, उसमें वो उलझ के रह जाते हैं। जब एक कीड़ा पिक्चर में उतरता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, ठीक है, और ढक्कन बंद होने के बाद क्या हो जाता है, फंसा हुआ कीड़ा बालों में उलझ जाता है। कीड़ों को पिक्चर में स्रावित पाचक रस द्वारा पचाया जाता है और इसके पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। वीनस ट्रैप भी कुछ वैसा ही काम करता है भाई। वीनस ट्रैप भी थोड़ा बहुत मिलता, मतलब पूरी तरीके से नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादातर उसी तरीके मिलता रहता है, मिलता जुलता है। पत्ते के दो लबों के चारों ओर कठोर कांटेदार गार्ड बाल्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो होता है, एक ऐसा ऊपर से, एक ऐसा नीचे से, ठीक है। और जैसे इसके बीच कीट आते हैं ये इस तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और कीट बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम लगा कर रखा है, आप चिंता मत लीजिए। आंतरिक सतह पर बाल लाल रंग के छोटे कठोर बाल होते हैं, ठीक है, ये भी आकर्षित करने के लिए होता है, जिन्हें ट्रिगर बाल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, ट्रिगर बाल कहा जाता है, जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। कलरफुल रहेगा तो रंग बिरंगा रहेगा तो क्या होगा, कोई भी आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आकर्षित करने के लिए ट्रिगर बाल होते हैं। जैसे ही एक कीड़ा ट्रिगर बाल को छूता है, लोब एक साथ मेश हो जाते हैं और फंसा लेते हैं। मेश मतलब उलझा लेना, ठीक है, मेश मतलब उलझा लेना, ठीक है। मतलब जैसे ही कीट आके बैठा तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों जो लोब्स हैं, दोनों के दोनों जो लोब्स है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसका पिक्चर अगर हम देखें, डायग्राम अगर हम देखें, तो ये रहा हमारा डायग्राम। तो जो पहला वाला हमारा है वो क्या है, पिक्चर प्लांट है, देखो इसका लीड है, ठीक है, और ये जगनुमा स्ट्रक्चर या फिर घड़े नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ उसका लीफ है, ठीक है। तो जैसे ही कोई कीड़ा क्या होगा, यहाँ पे आके बैठेगा, जैसे ही कोई कीड़ा यहाँ पे आके बैठेगा तो ये जो लीड है वो क्या हो जाएगा, ढक्कन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कीड़ा अंदर की ओर आ जाएगा, ठीक है। कीड़ा अंदर की ओर आ जाएगा। जैसे कीड़ा अंदर की ओर आके वो अब ऊपर जाना चाहे, अब वो क्या करे, ऊपर जाना चाहे तो वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि बाल इस तरीके से है, इस तरीके से क्या है, बाल है, इस तरीके से बाल है, ठीक है। तो ऊपर जाना चाहेगा तो वो फंस जाएगा उसमें। ओके, नाउ इसमें देखिएगा ट्रैप लूप्स है एंड ट्रिगर हेयर्स है। ट्रिगर हेयर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ट्रिगर हेयर्स क्या करते हैं, कीट को अट्रैक्ट करते हैं, तो कीट उस पर आएगा। और ये देख रहे हैं कांटेदार, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे कांटेदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ये कांटेदार स्ट्रक्चर क्या कर लेंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है, बंद हो जाएंगे। तो अगर कीट यहाँ पे कोई फंस गया है, यहाँ पे अगर कोई कीट फंस गया है और वो बाहर आना चाहे तो बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शायद एक लास्ट स्लाइड ही होगा, हाँ 2 लास्ट स्लाइड। ओके, तो हमारा जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा।
सेप्रोफाइट्स या फिर मृतोपोषण, मृतोजीवी। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें जब अब तक हम जो देख रहे थे ना, वो क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हम देख रहे थे उसमें क्या होता है, जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो शरीर के अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक या फिर इंटरनल डाइजेशन, इंटरनल आंतरिक पाचन बोलते हैं। लेकिन सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन को पहले बाहर ही पचा लेते हैं, उसके बाद उसके जो खनिज होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे, ऐसे जीव जो मृत और सड़ते हुए पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या फिर मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है, मृतो मीन्स जो मरने के उपरांत क्या कर रहा है, डाइजेशन सॉरी पोषक तत्व अवशोषित कर रहा है, भोजन ले रहा है। ठीक है, ये जीव मृत या फिर सड़ते हुए पदार्थों पर पाचन रस छोड़ते हैं, पहले ही पाचन रस छोड़ देता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले पाचन रस डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने के बाद क्या कर लेता है, उसको पचा लेता है बाहर ही, और बाहर से फिर अंदर लेता है, प्राप्त छोड़ते हैं और जटिल सड़ने को सरल घुलनशील रूप में तोड़ देते हैं, फिर इसे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार के पाचन को बाहरी पाचन या फिर एक्सटर्नल डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या है, तो मशरूम है ये मशरूम है ईस्ट भी आता है इसके एग्जांपल में। ठीक है, एंड फंगस भी आता है। ये क्या करते हैं, बाहरी चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर अंदर लेते हैं। ठीक है, ये बाहर डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, फिर न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, तो ये हमारा फूड है, इससे पहले पहले क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस दे देगा। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे में टूट जाएंगे और इस छोटे छोटे को फिर क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ पे अगर हम एक बना दे मशरूम, तो चलो नाउ ओके, हाँ, तो जिस पोषण के तरीके में जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थों से पोषण तत्व लेते हैं उसे सेप्रोट्रॉफिक पोषण बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक नहीं, सेप्रोट्रॉफिक पोषण बोलते हैं। उदाहरण, रोटी पर उगने वाले फंगस। ठीक है, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, अचार, चमड़ा, कपड़े, अन्य वस्तुएं जो गर्म और नम मौसम में लंबे समय तक छोड़ी जाती है, इनमें फंगस पनप जाता है, वो है। बरसात के मौसम में ये कई चीज़ों को ख़राब कर देता है, जो फंगस है वो ख़राब कर देता है, क्योंकि उसको उगने लग जाता है, तो फिर वो हमारे उपयोग के लिए नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो चूस चुका होता है। उदाहरण, मशरूम है, क्योंकि म्यूकर है, खमीर है। ठीक है, नोट, मशरूम खाने के भी होते, खाने लायक भी होते हैं और खाने लायक नहीं भी होते, खाने योग्य होते हैं, और ये डिलीशियस मतलब अच्छा स्वादिष्ट भोजन होता है। ठीक है, लेकिन सारे नहीं होते हैं, कुछ विषैले भी होते हैं, जो मशरूम होते हैं वो कुछ विषैले भी होते हैं। फंगस या फिर फंगल जीवाणु सामान्यतः हवा में होते हैं, उड़ते रहते हैं। जब ये गीली गर्म मतलब ये पनपते कैसे हैं, तो जब इनको मॉइस्चर मिलता है तब वो किसी जगह पे गिर जाते हैं, जैसे ब्रेड पे गिर जाते हैं, रोटी पे गिर जाते हैं, या फिर कपड़े वगैरह पे गिर जाते हैं, फिर वहाँ से पनपते हैं। ओके, कुछ फंगस कुछ फंगस उपयोग दवाओं में किया जाता है, कुछ फंगस का उपयोग दवाओं में किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम फंगस का उपयोग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण में किया जाता है। कुछ पौधों, जानवरों और मानव में रोग भी पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये फंगस के बारे में था कि वो पनपते मतलब होते कहाँ पे हैं, तो हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। ठीक है और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित होकर अपना नंबर बढ़ाते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो उसको मॉइस्चर मिलेगा, हवा मिलेगा, नमी मिलेगी और थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी। चलो नेक्स्ट है सहजीवन, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं, सहजीवन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो जीव आते हैं और दोनों जीवों को फायदा होता है। ठीक है, एक को रहने के लिए घर मिल जाता है और दूसरे को पोषक तत्व मिल जाते हैं या फिर भोजन में मदद मिल जाता है एक साथ जीव रहते हैं, एक को आश्रय मिलता है, दूसरे को पोषक तत्व मिलता है, तो आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं। इस संबंध को सहजीवन कहा जाता है। उदाहरण, कुछ फंगस पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमने राइजोबियम देखा था। ठीक है, पौधे पौधे फंगस को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इसके बदले फंगल पानी और कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, फंगल क्या करता है, पानी प्रदान कर देता है, पोषक तत्व प्रदान कर देता है, और जो फंगस पौधे होते हैं उसके बदले में उनको क्या मिल जाता है, तो
उनको क्या मिल जाता है, तो भोजन मिल जाता है। ठीक है, तो फंगस क्या दे रहा है यहाँ पे, फंगस क्या दे रहा है, पानी दे रहा है जिससे भोजन बनेगा और जो पौधे हैं वो क्या दे रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं बना के। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, कुछ मशरूम और ऑर्किड में माइकोरिजा, माइको मीन्स फंगस, रिजा मीन्स जड़, माइकोरिजा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लाइकेन इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो हम लाइकेन पे बात करेंगे, बाकी पे बात अपने को नहीं करना है। ठीक है, लाइकेन एक शैवाल होता है और दूसरा फंगस होता है। ठीक है, तो फंगस अपने को क्या दे देगा, फंगस अपने को पानी दे देगा, शैवाल को पानी अपने को दे देगा, शैवाल को पानी दे देगा, और शैवाल भोजन बनाने के लिए सक्षम है क्योंकि उसमें क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक है, तो शैवाल उसको भोजन दे देगा और फंगस से पानी और ले लेगा, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, खाना पका लेंगे। फंगस शैवाल को आश्रय देता है। ठीक है, शैवाल को आश्रय देता है, पानी खनिज प्रदान करता है। ठीक है, और इसके बदले जो शैवाल है फंगस के लिए भोजन तैयार करता है। लाइकेन लाइकेन को नम चट्टानों या पेड़ों के छाल पर रंग बिरंगी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की भरपाई कैसे की जाती है, हाँ ये भी एक जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लाइकेन वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लाइकेन क्या है, दो चीज़ों से बना हुआ है, शैवाल कोशिका से और कवक से। शैवाल मीन्स एल्गी एंड कवक मीन्स फंगी। एल्गी एंड फंगी का कॉम्बिनेशन है। शैवाल जो एल्गी है वो क्या करता है, ग्रीन कलर होता है उसके पास, तो वो भोजन बना लेता है, और कवक आश्रय और जल दे देता है। ठीक है, तो ये दोनों का काम हो जाता है। दोनों सिम्बायोसिस में आप देखिएगा ना, सहजीवन में क्या होता है, दोनों जीवों को फायदा होता है। ठीक है, दोनों जीवों का फायदा होता है। जैसे आपने गाँव घरों में देखा होगा, मतलब गाँव में देखा होगा, जो भैंस होती है, ठीक है, उस पर कौवे आके बैठते हैं, उनके कान साफ करते रहते हैं, तो दोनों को फायदा हो जाता है। मतलब कौवों को उनका भोजन मिल जाता है, और जो भैंस होती हैं, भैंसियाँ होती हैं, उनको क्या होता है, उनके कान साफ हो जाते हैं। ठीक है, चलो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसकी भरपाई कैसे होगी भाई, क्योंकि प्लांट जो है, पौधे जो है, वो क्या कर लेते हैं, खनिज और पोषक तत्व हमेशा लेते रहते हैं, अवशोषित करते रहते हैं, इसलिए मिट्टी में इसकी मात्रा घटती है। तो मिट्टी में मात्रा घट जाएगी तो एक दिन क्या हो जाएगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो उसको बचाने के लिए दो तरीके हैं। एक क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि हम देख चुके हैं, राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। तो राइजोबियम क्या कर देता है, नाइट्रोजन, सॉल्युबल नाइट्रोजन बना देता है, जल में घुलनशील नाइट्रोजन बना देता है और मिट्टी में डाल देता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो किसान है वो क्या कर देते हैं, टाइम टाइम पे वो क्या करते हैं, टाइम पे उर्वरक डालते रहते हैं, उर्वरक और खाद्य पदार्थ डालते रहते हैं, जो नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स। ठीक है, जैसे पोषक तत्व होते हैं, इन पोषक तत्वों को समय समय पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, सेम तरीके से हमारा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन घुलनशील नहीं होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है जो उसको घुलनशील बनाता है और मिट्टी में छोड़ देता है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, टाइम पे मिट्टी अवशोषित होकर, मतलब मिट्टी में घुलते रहता है, तो वो उसकी कमी नहीं होने देता है। ठीक है, सो इस वाज ये पूरा था हमारे चैप्टर में। ठीक है, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसका जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, स्काई ट्यूटोरियल्स, स्काई ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल पब्लिक चैनल है। अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें बताइए, हम वहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।